हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और आप लोग से ये भी उम्मीद रखते हैं कि अब तक आप लोगों ने अपना अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया होगा। सब लोग कर लिए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। तो हमने सेट नंबर 17 कर लिया था, आज करेंगे सेट नंबर 18। प्लेटफॉर्म रुकमनी का जो वॉल्यूम 1 है उसी से हम सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन ला रहे हैं मैथ का। तो सेट नंबर आज होगा 18। किसी को कोई डाउट हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, तो अपना सुझाव शिकायत जो भी हो सभी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हाँ, और जिसको भी पीडीएफ में चाहिए, पूरा सेट पीडीएफ में चाहिए, वो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर लाइव जुड़ना है मेरे साथ, फाउंडेशन मैथ पढ़ना है, तो रात के 9 बजे जुड़िएगा। लाइव हम डेली आते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 76 से करेंगे। 76 कहता है किसी सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक है, तदनुसार उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी है। देखो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक। देखो, बहुभुज होता है पॉलीगॉन्स, मतलब जिसमें भुजाओं की संख्या ज़्यादा होती है, 2 4, 2 नहीं, मतलब 3 से ज़्यादा भुजाएं, 4 5 6 7 8 10 20 ऐसे करके। तो देखो, बेसिकली पॉलीगॉन्स इस तरीके से बनेंगे, ऊपर जितना भुजा बनेगा एक फुटबॉल की ओर जैसा। तो जो आंतरिक कोण है ये अंदर वाला, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, ये बाह्य का। तो मान लेते हैं बाह्य कोण है 22, तो आंतरिक कोण कितना है बाह्य का 8 गुना। तो बाह्य का 8 गुना 8 22 से अधिक कितना 18। अब ये पूरा एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम बोल सकेंगे 8 22 प्लस 18 प्लस 22 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से 8 22 और 1 22, 9 22 बराबर 180, घटेगा माइनस 18, तो 22 बराबर घटाओगे तो बचेगा 162 अब बटे 9, तो काटोगे 18 बार में। तो कहता है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। तो भुजाओं की संख्या का सीधा सा फार्मूला होता है, क्या होता है जी, तो 360 बटे बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कितना है 22, अब 22 का मतलब 18, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 20 हो गई। ये था प्रश्न संख्या 76। यह है 77। 77 कहता है किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। अंतःवृत्त मतलब अंतःवृत्त, अंदर वाला वृत्त। अंदर वाला वृत्त क्या, तो त्रिभुज के अंदर का वृत्त है ना। इसका त्रिज्या दे रखा है 2 और त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। एस मतलब अर्ध परिमाप, कोई बात नहीं। त्रिज्या 2 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 23, तो अर्ध परिमाप कितना होगा, तो अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा 15। अब बोलता है इसका परिमाप बताओ। तो अर्ध परिमाप 15 मतलब आधा परिमाप 15, तो पूरा परिमाप कितना होगा 15 गुने 30, 15 गुने 2, तो क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब ये फार्मूला आपको याद करनी है भाई साहब, है ना। कैसे फार्मूला बना वो जब हम पढ़ाएंगे ज्योमेट्री तब हम बताएंगे आप सभी को, कोई दिक्कत। देखो, पूछा इसमें से सबसे छोटा कौन है ना। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 12 के पावर 1/6, इसको लिखेंगे 4 के पावर 1/3, इसको लिखेंगे 5 के पावर 1/4, इसको लिखेंगे 3 के पावर 1/2। 6 4 3 2 का एलसीएम ले लो भाई, है ना। 6 4 3 2 का एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 12। सब में 12 से गुना कर दो, ठीक है। काटो 6 दूनी 12, तो क्या बचा 12 के स्क्वायर 144 होता है। काटोगे 4 बार में, है ना। तो 4 के पावर 4 कितना होगा जी 256 होगा। और 4 से काटो 3 बार में, 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा 125, और 3 के पावर 6 हो जाएगा 729। सबसे छोटा कौन, तो इन सभी में सबसे छोटा 125 है। 125 किसके बदले आया, तो इसके बदले आया, सबसे छोटा है। सबसे बड़ा पूछेगा तो ये वाला होगा √3। आगे कहता है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तो अगर 12 से भाग दे तो क्या बचेगा। तो देखो, जो शेषफल है ना 19, उसी में भागा दो 12 से, तो क्या बचेगा शेषफल 7 बचेगा। यही उत्तर है। आप कहिएगा सर ये कोई बात नहीं हुआ, डिटेल बताइए, है ना। डिटेल है तो ट्रिक हो गया, तो डिटेल समझिए। कोई संख्या है उसको हम भागा दे रहे हैं 36 से, तो 36 से हम भागा दे रहे हैं, यहाँ कोई संख्या है पता नहीं क्या है। भागा देने के बाद क्या बचा शेषफल, तो बचा शेषफल 19, तो शेषफल 19 बचा।
तो जब भागा दिए होंगे तो एक आध बार में तो लगभग किया होगा। तो आप मान लो एक बार में लगा या 0 बार में लगा या 2 बार में लगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 0 बार में लगा। आप कहेंगे नहीं सर 0 बार में तो आज तक लगा है नहीं, 1 बार में लगाइए। कहेंगे ठीक है लगा लो 1 बार में। तो 36 से कम 36 हुआ होगा। अब कितना में से 36 घटाए होंगे कि 19 बचेगा। तो 9 6 15 3 1 4 1 5 45 में से 36 घटाइएगा तो 19 बचेगा। ठीक है। अब कहता है ये संख्या है ना 55, इसको भागा दो कितना से, 12 से। तो 12 चौके 48, घटाओगे 15 में से 8 गया 7। आप यहाँ 0 दे करके भी देख सकते, मतलब कर सकते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट जो शेषफल 19 है उसी में 12 से भागा दे दो, आपका उत्तर निकल आएगा। प्रश्न संख्या 80 कहता है 80 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कहता है रानी का भार मीना का भार का 25% है और तारा का भार का 40% है। 3 लड़कियां हैं, रानी मीना तारा। यानी 3 लड़कियां हैं, रानी मीना और तारा। ठीक है। रानी का भार मीना का भार का 25%। अब हम जानते हैं 25% बराबर होता है 1/4। तो रानी का भार डिपेंड करता है मीना के भार पे। तो मीना का भार मान लेंगे 4, तो रानी का भार कितना, 4 का 25% 1 होगा। अगर मीना का भार 4 हुआ तो रानी का भार 1 हुआ। आगे कहता है और तारा का भार का 40%, 40% बराबर 2/4। तारा का भार का, तो इस तारा का भार ही हो जाएगा। तारा का भार है 5, तो 5 का 40% 2 किसका होगा। तो देखिए फिर से पढ़िएगा, रानी का भार मीना का 25 और तारा का 40, यानी रानी का भार हो गया 2। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ रानी का भार 1 है, रानी का भार 2 है, लड़की एक ही है, भार अलग अलग है, गलत बात है। तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। यानी रानी का भार है 2 और मीना का भार है 4 दूनी 8 और तारा का भार है 5। इस तरीके से है। अब क्या कहता है, तो बताइए कि तारा का भार का कितना % मीना का भार के बराबर है। तारा के भार का कितना %, तारा का भार का कितना %, फिर से थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन को। तारा का भार का किसका, तो तारा का भार का, तो तारा का भार कितना है 5, तो बटे 5 कौन, मीना। मीना 8 है, मीना 8 है, किसका, तारा का, तारा 5 है। और गुने 100 करो, 5 से काटोगे 20 बार में 20 8 60 से 160%। कोई दिक्कत है, इसको मिटा देते हैं बाबू। आगे कहता है ए और बी के आय का अनुपात 2:3 है ना। 2 तरीक़ा से बताएंगे। 81 नंबर, घबराने वाली बात नहीं है। 81 नंबर एक बताते हैं शॉर्टकट, फिर बताएंगे डिटेल। आय 2:3 है, ये आय का अनुपात है 2:3। ए का आय है, ये बी का आय है। और व्यय यानी खर्चा कितना है 1:2। अब देखो घटाएंगे, आय में से व्यय घटेगा तो शेषफल बचत हो जाएगा। बचत कितना है 1 का, यहाँ बचत कितना है 1 का, कोई दिक्कत। और बचत है कितना 24,000 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर 24,000। तो कहता है ए का आय बताओ, तो ए का आय कितना यूनिट है 2 यूनिट, तो 2 गुने 24,000, के माने 1000 होता है, तो हो जाएगा 48,000। आगे देखते हैं, इसी में बना दें, नहीं मिटा लेते हैं। आ जाओ जी, प्रश्न संख्या 81 नहीं 82 कहता है 25 लीटर के मिश्रण है बाबू, उसमें अम्ल और पानी 4:5 में है। तब 25 लीटर को बांटेंगे 4:1 में, है ना। तो बांटना आता है, पहले बांटने सीख लो तुम। तो 25 को बांटेंगे 4:1 में, तो क्या करेंगे 25 गुने 4, ये देखो एसिड है और ये है वाटर, ध्यान रखना। तो 4 और कुल कितना है 4 1 5, तो बटे 5 कर दो। इसी तरीके से इसका मान निकालोगे पानी का, तो कुल 25 है गुने पानी कितना 1 और कुल कितना 4 1 5, इस तरीके से निकलता है। भागा दोगे 5 बार में, तो 5 चौके 20 हो गया एसिड और 5 हो गया पानी। 20 और 5 25 हो गया ना जी, हो गया। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें मन ही मन कर लेना है, हमने लिख के बता दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यही बता दें, यहाँ बताते हैं। एसिड हो गया और पानी हो गया, एसिड 20 पानी 5। अब कहता है इसमें 3 लीटर पानी डाल दो, तो पानी डालोगे तो पानी में जुटेगा 3 लीटर। तो एसिड आपका 20 है और पानी कितना हो गया 8। तो कहता है एसिड और पानी का अनुपात क्या है। नए अम्ल और पानी का नया अनुपात, तो अनुपात निकाल दो। 4 5 20, 4 दूनी 8, कितना हो गया 5:2। अब 83 की बात करते हैं। 83 कहता है किसी राशि पर 6.1/4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज, देखो समय दे रखा है। अब कहता है जो साधारण ब्याज है राशि का, मतलब राशि मतलब क्या, मूलधन का 3/8। 3/8 से क्या समझेंगे, राशि जो है मूलधन का, किसका, मूलधन का, इसलिए मान लेते हैं मूलधन हमारा हो गया 8, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं। साधारण ब्याज 3 बराबर मूलधन 8 गुने समय कितना है, तो समय है 6 के 24 से 25/4 और गुने दर r/100 लगा दिया। मूलधन ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। 25 से काटो, 25 चौके 100, 8 से काटो, 4 चौके 16, तो 2 बार में, तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 3 गुने 2, 6% दर। कोई दिक्कत है बाबू, बता। देखो बाबू, अगला जो 84 नंबर प्रश्न ना, पहले 2-3 बार पढ़ लो। कहता क्या है, तो कहता है एक व्यक्ति को एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 500 रुपया अंकित करता है, ठीक है। उस पर वह एक खरीदार को कुछ छूट भी देता है। तदनुसार वह खरीदार 500 रुपया देकर 10% विक्रय कर भी, यानी विक्रय टैक्स भी अदा कर देता है। अतः उस वस्तु की कीमत पर दी गई छूट की दर कितने प्रतिशत है। देखो थोड़ा सा प्रश्न समझने योग्य है, समझना ही चाहिए। होता क्या है ना, जब आप बड़े बड़े ब्रांड के सामान खरीदेंगे और ब्रांडेड दुकान में जिसके पास जीएसटी वगैरह जो टैक्स पे करता है, जो आपको जीएसटी बिल देता है ना, वो क्या करता है, तो अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, मान लो हमने 500 का सामान खरीदा, तो उसके ऊपर कुछ टैक्स भी होता है, वो भी देना पड़ता है, ठीक है। जनरल यही चीज़ है। लेकिन दुकानदार क्या करता है, एक वस्तु को 500 रुपया लिख के रखा था, ठीक है। जब ग्राहक पहुंचा तो उसको डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट कैसे दिया, देखो उसने क्या किया ना कि बोला देखिए सर, अगर हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे तो 500 रुपया देना होगा और प्लस में टैक्स देना होगा। बोला ठीक है। अब हम देखिए आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, कैसे, तो आप ना केवल 500 रुपया दीजिए, इसी में हम टैक्स वाला राशि भी हम शामिल कर दे रहे हैं। समझ गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिला ना जी, मिला उसको डिस्काउंट उसको मिला, नहीं मिला नहीं कह सकते हैं। तो वही बोलता है कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिला। चलो देखो, अंकित मूल्य था 500 रुपया। कहता है 10% विक्रय टैक्स, 10% बराबर 1/10। अच्छा, विक्रय टैक्स मतलब क्या, तो विक्रय टैक्स मतलब विक्रय मूल्य पर टैक्स, तो विक्रय मूल्य पर टैक्स, विक्रय टैक्स विक्रय मूल्य पर। तो मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य जो था हमारा वो 10 था, तो 1 रुपया टैक्स देंगे, तो कुल कितना रुपया देना होगा, 11 रुपया देना होगा। और उसने दिया कितना, 500 रुपया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 500/11। तो टैक्स छोड़ के विक्रय मूल्य कितना था इसका, तो टैक्स छोड़ के विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो 10 यूनिट, तो 1 यूनिट 500/11, तो 10 यूनिट 10 गुने 500/11 है ना। यानी अंकित मूल्य इतना था और इतना में बेचा टैक्स छोड़ के। तो डिस्काउंट कितना का दिया, तो जो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अंकित मूल्य 500 में से घटा देंगे, 5000 गुना करेंगे तो बटे 11, 11 पचे 55, 100 में से 5000 गया, तो डिस्काउंट हो गया 500/11। अब पूछता है डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट
किस पर? अंकित मूल पर। तो अंकित मूल कितना? 500 और गुने 100, तो क्या हो जाएगा जी? 500 गुने 11 गुने 500 और गुने 100 कट गया, तो 1/11 गुने 100 क्या होता है जी? 9.1/11%। इसको डिस्काउंट मिला। तो प्रश्न समझना ज़रूरी है, बना तो आप किसी भी तरीके से लीजिएगा। आगे बता दें? मिटा लेते हैं। चलो देखो, कहता है 2500 लोग में से 60% लोग बचत करते हैं। तो कुल 2500 लोग हैं। चलो उधर क्वेश्चन के लिए छोड़ देते हैं, है ना। 2500 लोग हैं ऐसे, उसमें तो सेविंग करने वाले कितने लोग हैं? 60% सेविंग करने वाले, मतलब बचत करने वाले 60%। 2500 का 60% निकालोगे तो कैसे निकालोगे? हमको लगता है 60% हो जाएगा 1500 आदमी, है ना। निकालो, देखो 2500 का 60%, 60/100 कट गया, 25 का 150 और 1 0, 1500 लोग सेविंग करते हैं, बचत करते हैं। कहता उनमें से, यानी 1500 में से कुछ लोग बैंक में बचत करते हैं, मतलब बैंक में जमा करते हैं, बचत करते हैं। कितना? बैंक में 30% जमा करते हैं। फिर कुछ डाक घर में, डाक घर में कितने परसेंट? 32% लोग। और शेष लोग जो है ना शेयर में जाते हैं, शेयर बाज़ार, है ना, शेयर बाज़ार। अब 32% इसमें, सॉरी 30% बैंक में, 32% डाक घर में, तो शेष कितना बचा? तो 30 और 32 62, 62 इसको बोल दो 38%, तब ना कुल 100% हो जाएगा जी। तो 38% जो है ना वो शेयर बाज़ार में जमा करते हैं। तो पूछते हैं शेयर धारकों की संख्या क्या है? जो शेयर में बचत किया वही शेयर धारक है, यानी 1500 का 38% निकालोगे तो 15 गुने 38 होगा। गुना करो 15 8 20 से, 15 3 45 0 7 5, 570 रुपया इसका शेयर धारकों की संख्या है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला इसी टाइप से है, मिटा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो जी देखो, अगला प्रश्न कहता है एक व्यक्ति 50 कलम 50 रुपये के दर से खरीद लिया, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो क्रय मूल्य हो जाएगा 50 गुने 50, 2500 क्रय मूल्य हो गया। ठीक है। कहता है उसने 40 कलम 5% हानि पर बेच दिया, तो 40 कलम को कितने में खरीदा? देखो इधर 40 कलम है, बचा कितना? 10 कलम। तो 40 कलम का क्रय मूल्य क्या होगा? तो एक कलम का क्रय मूल्य 50 रुपया, तो 40 कलम का 40 गुने 50 रुपया। ठीक है, ये हो गया क्रय मूल्य। अब इसका विक्रय मूल्य की बात करें, विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य क्या है? 5% हानि लेके, तो क्रय मूल्य 40 और गुने 50, और 5% के हानि लेंगे तो कितना परसेंट लेंगे? 95% में बेचेंगे। ठीक है, काट दो 50 दूनी 100, 2 से काटो 20 बार में, तब विक्रय मूल्य हो गया 0, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19, 1900 में बेचा। ठीक है। कहता है अगर वह 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो, मतलब वो सोचता है ना कि जब 2500 रुपये का हम पेन खरीदे हैं तो इसको जब पूरा कलम बेच दें तो हमको 10% का लाभ हो, यानी 10% का लाभ करोगे तो 10% का लाभ कितना होगा? 250। यानी ये चाहता है कि 2500 रुपये का चीज़ 2750 में बेचे, और इधर 40 कलम बेच चुका है, और 40 कलम बेचने के बाद कितना आया? 1900 रुपया। तो अभी और कितने कमाने होंगे उसको? तो उसको और लाने होंगे 850 रुपया। तो 850 रुपया कहाँ से लाएगा? तो 850 रुपया लाएगा 10 कलम से। तो 10 कलम से 850 रुपया, तो एक कलम से 85 रुपया। अब सोचो, बाबू कलमा को ख़रीदा था 50 में और बेच रहा है 85 में, तो कितना का लाभ? तो आप कहेंगे सर 35 का लाभ। कितना पे? 50 पे। तो 100 पे कितना? 50 दूनी 100, 70% लाभ पे कलम को बेचेगा, तब जा कर के इसका प्रॉफिट हो पाएगा, क्योंकि इधर ऑलरेडी में हानि में हो चुका है वो। चलो, कहता है एक विक्रेता को 60 वस्तु बेचकर 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है 88। तो हम मान लेते हैं कि एक का जो
क्या है जी, क्रय मूल्य है ना विक्रय मूल्य है, क्योंकि विक्रय मूल्य दोनों जगह दे रखा है। तो मान लेते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो कुल कितना वस्तु बेच रहा है, 60 वस्तु, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपया। अब प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 15 का विक्रय मूल्य, तो एक का विक्रय मूल्य 15, एक तो 15 का विक्रय मूल्य 15। अब 60 में बेच के 15 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना में खरीदे होंगे, 15 कम में यानी 45 में खरीदे होंगे। तो कहता है प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो जाहिर सी बात है 15 का प्रॉफिट हो रहा है 45 पे, तो 100 पे कितना, 15 या 45, 1/3 बराबर क्या होता है, 33.1/3% इसका प्रॉफिट हो गया। 89 नंबर प्रश्न कहता है कि गुलजार के उम्र से 6 घटाकर 18 से भागा दे दो। तो मान लेते हैं कि जो गुलजार भैया हैं उनका उम्र है 1 साल। अब कहता है इसमें से घटा दो 6 और भागा दे दो 18 से। ऐसा कर दिए ना, तो जो बच्चा ना जो आया ये उम्र है, किसका उम्र है, तो यह उम्र अनूप का, हाँ ये अनूप का उम्र है, ठीक है। अब क्या कहता है, महेश का उम्र 5 साल है, भाई साहब महेश 5 साल का है, और कहता है अनूप महेश से 2 साल छोटा है। अनूप जो है ना महेश से 2 साल छोटा है, तो अनूप का उम्र कितना हो गया, 3 साल। अब देखो अनूप का उम्र यहाँ इतना है, यहाँ 3 साल है, दोनों बराबर होगा, 3 कर दिए, तो यहाँ से हो जाएगा x - 6 बराबर 18 54, तो x बराबर क्या होगा 54 और प्लस 6 60। तो क्या कहता है अनूप का गुलजार का उम्र, गुलजार का उम्र x है, x बराबर 60 आया, तो गुलजार का उम्र 60 साल है। आगे बाबू देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, x² प्लस y² प्लस 1/x² प्लस 1/y² बराबर 4 है ना। तो कहता है x² प्लस y² का मान बताओ क्या होगा। देखो सिंपल सी बातें, एक टर्म 2 3 4, ठीक है, मतलब 4 टर्म है और जोड़ने के बाद 4 आ रहा है, इसका मतलब है सबका मान 1 है, सबका मान क्या है 1 है, यानी ई भी 1 है, ई भी 1 है, ई भी 1 है, ई भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान x² का मान 1 हुआ और y² का मान 1 हुआ, तो कितना हो जाएगा 2, सही है। आ जाओ जी, कहता है 3 संख्या है, 90 नंबर है 91, आसान प्रश्न है। 3 संख्या है, पहली की है, दूसर की है और तीसर की है। कहता है पहली संख्या दूसरी की और दूसरी संख्या तीसरी की, तो पहली संख्या दूसरे पे डिपेंड करता है और दूसरी संख्या तीसरे पे डिपेंड करता है, इसलिए हम मान लेते हैं पहले तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 1। तो पहली संख्या दूसरी की, अभी दूसरी पता नहीं है तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी, यानी इसका 3 गुना 3 है। अब जो छोड़े थे लाइन वो पढ़ो, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, जो पहली है ना दूसरी की 2 गुनी, तो 3 की 2 गुनी 6। अब कहता है तीनों का औसत, तो इसको 6x कर दो, इसको 3x कर दो, x कर दो, औसत निकालोगे तो 6 3 9 1 10x भागा देंगे 3, औसत हो गया, और औसत है कितना 20, काट दो, x बराबर कितना हो गया 6, कितना हो गया x बराबर 6। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल, तो सबसे बड़ी 6x, छोटी x, तो ये दोनों का योगफल करेंगे तो 6x और प्लस 1 7x, 7 और x का मान 6, तो कितना हो गया 42 वर्ष। आगे कहता है 92, देख लो यहीं पे, कहता है x एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। x एक आदमी है, ये बोलता है भैया ये काम है उसको हम 40 दिन में पूरा करेंगे, तो हम मान लेते हैं कुल काम है 40, तो 40 काम को 40 दिन में करेगा, तो एक दिन में क्या काम करेगा, एक काम करेगा। कहता है 8 दिन कार्य किया, किसने, इसने। जब x ने 8 दिन काम किया तो एक दिन में एक काम करता है, तो 8 दिन में 8 काम कर लिया, तो 8 काम कर दिया, बचा कितना 32 काम। और इस 32 काम को बाई ने 16 दिन में समाप्त कर दिया, बाई ने इस काम को 16 दिन में किया, यानी 2 काम पर डे करता है। तो कहता है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, उस काम मतलब कौन 40 काम को दोनों मिलेगा, तो एक दिन में एक काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा, तो 40/3 13.1/3 दिन में काम निपट जाएगा।
93 नंबर प्रश्न कहता है 93, एक वस्तु पर 16% छूट देने के बाद 5% का लाभ प्राप्त हो जाता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। देखो, जब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात हो तो एक फार्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अंकित मूल्य बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यही दोनों का रेशियो होता है। तो डिस्काउंट कितने का, 16 का, तो 100 में 16 करोगे तो 84, ये हो जाएगा 105। अनुपात निकालोगे 21 चौक 84, 21 पचे 75 से, मतलब 4 रुपया में ख़रीदा, 5 रुपया अंकित कर रहा है, तो कितना अधिक, एक अधिक, कितना पे, 4 पे, तो 100 पे कितना, 25% अधिक अंकित कर रहा है। कहता है 10 संख्या का औसत 30 है। बाद में पता चला कि देखो 94 करना था क्या, तो करना था 15 और 23 और गलती से कर दिया 51 और 32। लेना था 8 38 और ले लिया 83, तो कितना ज़्यादा ले लिया। देखो रियल में उसको वो ये चीज़ लेना था, ले लिया इसको, तो कितना ज़्यादा ले लिया। तो घटाएंगे, 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 है, 13 में से 8 गया 5 और 7 में से 3 गया 4। सही है ना जी। हाँ, इतना ज़्यादा ले लिया, इतना ज़्यादा ले लिया। हम अगर देखो लेना था 38, ले लिया 83, तो ज़्यादा कितना, 45 ज़्यादा, तो हमको ये 45 कम करना होगा तब ना सही होगा। हाँ, तो 45 हम कम करना होगा किस संख्या पे, 10 संख्या पे, तो बटे 10 करेंगे, तो 4.5 कम करना होगा। देखो कुल 45 कम करना है 10 पे, तो औसत कितना कम करना है, 4.5। पहले औसत था कितना, पहले औसत था 30, तो 30 में से 4.5 कम करोगे तो नया औसत, जो सही औसत है वो 25.5 होगा। आगे वाला प्रश्न है बाबू, काफ़ी आसान तो नहीं है, इसको मिटा ही लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखो जी, ये दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है, तो एक चीज़ आप बताइएगा, रुको कहीं कुछ गलती नहीं है जी, कुछ गलती लिखे हैं क्या, रुको तो मिलाते हैं। सिंपल सी बात है, हमको एक फार्मूला बताइएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका एक फार्मूला और होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं, यही भी होता है। तो अगर हम बोल दें कि भाई x प्लस 1/x सॉरी एक्स क्यूब प्लस 1/x, ऐसे क्यूब बराबर क्या होगा, ऐसे नहीं जी, हम ऐसे पूछ दें कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, ये वाला लगा फार्मूला, तो हो जाएगा x प्लस 1/x के क्यूब माइनस 3, ए का मान हो गया कितना, x, अब भी कॉमन हो गया 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। इसका मान कितना है, देखो वहाँ से √3, तो √3 का क्यूब करोगे, माइनस ही कट जाएगा, तो 3 और इसका मान है √3, तो 3 √3 और √3 का क्यूब करोगे तो 3 √3 बनेगा और माइनस 3 √3 बराबर कितना हो गया, 0। यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या हो गया, 0। यानी जब इतना बराबर 3 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या बना, 0। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक चीज़ देखो, यहाँ पर x के पावर 18 है, तो हम लेते हैं x के पावर 15 कॉमन, तो क्या बनेगा, x के पावर 3 इसमें से ले लिए तो हो जाएगा 1/x के पावर 3। विश्वास नहीं होता है तो देख लो, ये दोनों गुना होगा तो 15 3 18 जुड़ जाएगा, अब ये दोनों गुना होगा तो 15 में से 3 घट जाएगा तो 12 बचेगा। यहाँ भी कॉमन लेंगे x के पावर 3, तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3 बचा और प्लस 1/x क्यूब। देखो कैसे करके देखो, ये दोनों गुना होगा तो x और 3 3 6 हो जाएगा, और ये दोनों गुना होगा तो x पावर 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान कितना है, 0, तो 0 से इतना गुना होगा तो 0 बनेगा, यहाँ भी 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, सब मिला जुला करके। देखो जी दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab, तो
गुना करेंगे तो ABCD हो जाएगा, ABCD गुना होके। इसका भी वही काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2AB। तो AB के मान AC, अब B के मान ऐसे करोगे तो आ जाएगा जी, ये दोनों कट जाएगा। देखो A स्क्वायर D स्क्वायर, A स्क्वायर C स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो A स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचा, D स्क्वायर, इसमें क्या बचा प्लस C स्क्वायर। इन दोनों में देखो तो क्या कॉमन है, B स्क्वायर, तो प्लस B स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखो A स्क्वायर है B स्क्वायर, तो ये देखो दोनों में क्या कॉमन है, D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये ले लिए तो क्या बचा A स्क्वायर, इधर क्या बचेगा B स्क्वायर। इसका मान है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का मान है 1 गुने इसका मान है 2, तो उत्तर क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। देखो जी कहता है ना, इसमें से सबसे अवरोही क्रम में कौन है, 4 ऑप्शन है और सभी ऑप्शन में यही 3 संख्या है। देखो बटा 9 है, 7 है, 9 है, 5 है, तो गुना कर दो, 5 9 7, सब में गुना कर दो, 5 9 7, 5 9 7, 5 से 5 कट गया तो 7 21 नमा 89 से 189 हुआ, 9 से 9 कट गया, 7 7 49 बचे हो जाएगा 245, 7 7 काटो तो 6 पत्ते 30, 30 नमा 27, 270। तो सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा A, फिर A, फिर A। तो सबसे बड़ा हमारा अवरोही क्रम, तो सबसे पहले होगा 6/7, फिर होगा 7/9, फिर होगा 3/5, ये हो गया अवरोही क्रम। आगे कहता है, आगे वाला तुम बना ही लोगे जी, कोई बड़ी बात नहीं है, 98 ना लोगे, 98 9 कहता है 1 सेकेंड 1 घंटे का, तो 1 सेकेंड बटे 1 घंटा है ना जी। तो 1 सेकेंड 1 घंटा में 60 मिनट, सेकेंड में बदलो तो कोई दिक्कत, भागा दो, 3600 भागा 1 से दो, 1 में दो 0.000000, रुको अभी और पूरा नहीं हो रहा है, और इधर लगा, फिर 0 फिर 0। अब लगाओ कई बार में, 2 बार में, 36 गुना 7200, अरे नहीं जी 4 0 ना होगा जी, अच्छा तो इसका है ना जी, इधर कहाँ घुस रहे हैं, 7200, तो 0 0 10 में से 8 गया, 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। यहाँ एक 0 आएगा तो लगाओगे कई बार में, 7 बार में, तो हो जाएगा 25,200 शायद, 0 0 6 7 42 के 2 बाकी 4 7 21 4 25। तो हमारा क्या बचा, यही बना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 27 से कट जाए, तो 12 15 18 27 का एलसीएम निकालना बाबू, वो हो जाएगा 540, और 540 से भागा दे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 × 9 आएगा, 5 × 9 है, तुम भागा दोगे ना धीरे 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 तो लास्ट में शेषफल बचेगा 99। तो सर 99 ज़्यादा है, इसको घटा दोगे तो 1 2 3 4 5 में से 99 घटा दो तो 1 2 3 इतना बचेगा। ये संख्या ऐसी है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 12 15 18 17 से कट रही है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आ गया जी? हाँ, तो तुम तो कम से कम लाइक करो रे, खाली छट बनाइए करती है, ना लाइक करते ना कमेंट करती है। कोई बात नहीं, अब बता देना कहीं कोई दिक्कत है तो उसके लिए अगला वीडियो हम लाएंगे, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।